नमस्ते। आज हम लोग एक नई सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। आज 7 सितंबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2023 और इस नई सीरीज़ का नाम देवभूमि भारत, इंडिया द लैंड ऑफ द गॉड्स, इस तरह की कुछ प्रेरणा आई है। सीरीज़ के पीछे एक थोड़ा सा इतिहास है, लेकिन आवश्यक बात यह है कि अभी अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो पूरे विश्व में एक आत्ममंथन चल रहा है, राष्ट्रों का आत्ममंथन। विशेषकर 2014 के करीब से केवल भारतवर्ष नहीं, बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर ईस्ट से वेस्ट एक प्रकार का मंथन चल रहा है जहां राष्ट्र अपनी पहचान खोज रहा है। और श्री अरविंद ये बताते हैं कि विष्णु के 3 कदम जो हैं, चरण, जिनके द्वारा वो मानव समूह को एकत्रित करते हैं और विश्व बंधुत्व की ओर ले जाते हैं, उसमें दूसरा चरण राष्ट्र है। पहला चरण तो हम सब जानते हैं, परिवार है, दूसरा राष्ट्र है और तीसरा विश्व है। और इसका एक कारण है क्योंकि राष्ट्र एक ऐसा मानव समूह है जहाँ कई प्रकार के अन्य जो व्यक्तित्व हैं वे आकर के एक जगह मिलते हैं। और यदि इस दृष्टि से हम देखें तो भारत से उपयुक्त कोई और ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां इस प्रकार की विविधता पाई जाती हो, चाहे वो मानव समूह की बात है, नाना प्रकार के पंथों की बात है, मतों की बात है, जीवन शैली की बात है, भाषाओं की बात है। इवन अगर इसकी हम ज्योग्राफी को देखें तो भारत मानो बना ही भगवान की इस अल्टीमेट जो जिस कारण से प्रयोजन से उन्होंने सृष्टि का प्रारंभ किया, अनेकता में एकता, ये जो ओरिजिन इसका है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर ये ग्रैंड एक्सपेरिमेंट हो सकता है और हो रहा है, वो भारतवर्ष है। और किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ है उसकी बात जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे देखेंगे। लेकिन पहले एक चीज़ बता देनी ज़रूरी है कि ये राष्ट्र का जो चिंतन है या राष्ट्र की जो फॉर्मेशन है, जिसको श्री अरविंद आवश्यक बताते हैं, ये भारतवर्ष में बहुत पहले प्रारंभ हो गया था। और हालांकि ये कुछ और पुराने, जिनको आज हम राष्ट्र कहते हैं, प्रारंभ हुआ था ग्रीस, इजिप्ट इत्यादि में, रोम, इटली के एरिया में, स्पेन, इन जगहों पे प्रारंभ हुआ था। लेकिन वो धीरे धीरे एक प्रकार की वेव आई जिसके कारण राष्ट्र स्वयं को उसने खो दिया और वो एक अलग राह पे चल पड़ा। उसका एक उदाहरण ये है कि अगर हम देखें मॉडर्न यूरोप को, तो बहुत हमको कम अवशेष मिलेंगे यूरोप की उस सभ्यता के जो क्राइस्ट के आने के पहले थी। और यहाँ तक कि अब वो क्राइस्ट को भी उन्होंने एक प्रकार से दबा दिया है, एक साइंटिफिक मटेरियलिस्टिक थॉट में। रिलीजन और विज्ञान का जो डिवाइड किया गया, जो आवश्यक था, वो एक कंटेक्स्ट है जिसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि एक पूरा एक वेस्टर्नाइज्ड, एक इंपीरियलिज्म का एक असुर खड़ा हुआ जो राष्ट्रों को डुबोता चला जा रहा था, एक के बाद एक, अपना परचम लहराता हुआ। और वो आता आता भारतवर्ष में आके रुक जाता है। लेकिन इन द प्रोसेस वो क्या करता है कि बहुत सारे राष्ट्रों को उनकी जो पहचान है, उनकी जो अस्मिता है, उनकी जो आत्म तत्व है, उसको छीन नहीं सकता, लेकिन उसको बुरी तरह दबा देता है। अब आज के ग्रीस को अगर आप देखें कि पुरातन ग्रीस में क्या था, कैसी सभ्यता थी, तो आपको कुछ इधर उधर अवशेष ढूंढ के मिलेंगे, परंतु मॉडर्न प्रैक्टिस में नहीं। और हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ सारे संसार में चल रही है, ये एक राष्ट्र की पहचान ढूंढने की प्रोसेस। तो अभी हाल में भारतवर्ष में भी भारत, इंडिया का नाम, इंडिया दैट इज़ भारत, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब भारत को मुख्य बनाया जा रहा है और इंडिया को धीरे धीरे गौण बनाया जा रहा है। तो अब ये और राष्ट्रों ने भी इस तरह से अपनी पहचान को बदला है। एक तो हमारे नेबर्स हैं बिल्कुल नीचे, जिनको हम लोग सिलोन के नाम से जानते थे, उसको श्रीलंका बुलाते हैं, सायम, म्यांमार इत्यादि। ग्रीस में, ग्रीस आप ग्रीक नहीं, अगर आप बोलेंगे कि ग्रीस, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनका अपना नाम है जिसके द्वारा उनकी पहचान है और इस तरह से वो आपको रिसीव करते हैं। तो यहाँ के लिए ठीक है कि हम ग्रीस कहते हैं। यानी एक नाम है जो विदेशी लेते हैं जब वो किसी भूमि को डिस्कवर करते हैं, और एक नाम है
जो वहाँ पे रहने वाले लोगों के चिंतन से, मंथन से प्रकट हुआ है। और ये स्वाभाविक है, ये एक व्यक्ति के नाम में भी जाहिर होता है। अब लोग ये कह सकते हैं कि नाम में क्या रखा है, ये एक चिंतन है, सोच है लोगों की। लेकिन भारतवर्ष को अगर हम देखें तो नाम रूप हर चीज़ में सब कुछ रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक अंग को हम तोड़ के कह सकते हैं कि व्हाट्स देयर इन ए नेम। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि एक प्रीमेच्योर वर्ल्ड यूनिटी का जो प्रयास हुआ, जिसमें इंपीरियलिज्म आई, दूसरा कम्युनिज्म की धारा बही, जिसने कई सारे यूरोप के भी राष्ट्रों को, बाद में आई है, जिसने चपेट में ले लिया, अभी भी वे उसकी चपेट में। बुल्गारिया हुआ, यूगोस्लाविया हुआ, पोलैंड हुआ, जहाँ उन्होंने एक प्रकार से आक्रमण। भारतवर्ष में तो हम देखते हैं कि चीन, और मतलब एशिया में हम देखते हैं चीन, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ऊपर यूनियन यूएसएसआर जो अब रशिया रहा है। तो ये पूरी एक धारा बही जो वर्ल्ड एम्पायर क्रिएट करने की ये चेष्टा थी। ये नेचर का, अगर इसको हम एक व्यक्तिगत रूप से ना लें तो हम देखेंगे कि प्रकृति का एक प्रीमेच्योर प्रयास है यूनिफाई करने का। और एक तीसरी धारा बही, वो इस्लाम की धारा बही, और उसने जाके अफ्रीकन नेशंस में, वो भी यहाँ तक आई, कम्युनिज्म भी आया। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि भारत भूमि पर वो रुक जाते हैं। और भारत में तो अनेकों प्रयास हुए, आज से नहीं। ग्रीक्स आए, ग्रीक के पहले भी आए लोग, कई जो पर्शियन आए, बड़ी फेमस तो स्टोरी है डेरियस वन, जो पर्शिया का बहुत महान राजा है, जिसके नाम से एक समय की, अगर ग्रेटेस्ट किंग अगर हम हिस्ट्री में, और मैंने सुना है, हो सकता है कितनी हद तक ये सही हो, कि प्रणब दावाज डेरियस वन, ये मैंने सुनी हुई बात है, आई कांट टेस्टिफाई टू इट, बट बहुत महान राजा थे। और उनका और अलेक्जेंडर का युद्ध कहाँ होता है? युद्ध होता है भारतवर्ष पे के बॉर्डर्स पे ऑक्यूपाई करने के लिए। तो देखा जाए वो भी एक डिवाइन प्लान का एक हिस्सा था। खैर, बहुत सारे बाहर से खोज हुई, और उस खोज के मध्य कहीं ना कहीं भारत ने अपनी पहचान खोनी शुरू कर दी। लेकिन कभी भी ये पहचान पूरी तरह विलुप्त नहीं हुई, जैसा कि हम देखते हैं पश्चिम में हुआ। अभी यूरोप में एक वेस्टर्नाइज्ड वर्ल्ड है, एक मॉडर्न साइंटिफिक मटेरियलिज्म है, और अगर रिलीजन के नाम पर है तो अब जिसको वो पेजन कहते थे, वो सब चीज़ चली गई हैं। एल्केमिस्ट चले गए, नॉस्टिक्स चले गए, बचे कौन? क्रिश्चियंस। और वो भी क्रिश्चियंस कौन बचे? वे नहीं जो क्राइस्ट से संबंध रखते हैं, बल्कि वे जो चर्च से संबंध रखते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि मिस्टिक धारा किसी भी राष्ट्र की या देश की, एक मिस्टिक धारा, एक आध्यात्मिक धारा बहती है। वो आध्यात्मिक धारा वास्तव में उसकी आत्मा से एक सरस्वती की तरह बहती है, और उस धारा को पकड़ करके चर्च या मॉन्यूमेंट्स इरेक्ट कर दिए जाते हैं। श्री अरविंद इसकी बात कहते हैं, कई लोगों ने ये बात कही है कि हु बिल्ड ए चर्च ऑन द टूम्ब ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट अद्भुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आई कांट इमेजिन कि वो सूली पर चढ़ के कह रहे हैं कि इनको फॉरगिव करो। लेकिन क्रिश्चियनिटी और चर्च अलग है, ये हमें अंतर समझना चाहिए। उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम की जो धारा बही, आई हैव नथिंग फॉर और अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद। अब प्रॉफिट होंगे ज़रूर, उन्होंने कुछ सिद्धियाँ भी प्राप्त की होंगी, कहाँ तक पहुँचे नहीं पहुँचे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल इस्लाम आया उसमें वो समाप्त हो गया। वो बस एक टूल बन गया, टूल किट बन गया पूरे विश्व को अधिकृत करने का। लेकिन क्या कारण है कि ये सारी जो धाराएं बहीं, ये भारतवर्ष में आके रुक गई? कोई चीज़ है, जैसा किसी ने कहा है कि कुछ तो बात है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। और उसका कारण ये है कि भारत केवल एक भूखंड नहीं है। श्री अरविंद ये बताते हैं, कहने में सच तो ये है कि कोई भी एक राष्ट्र भूखंड नहीं होता है, उसकी एक आत्मा होती है। लेकिन अधिकांश राष्ट्रों में ये विलुप्त सी हो गई है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग क्षीण हो गई है। और जब आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण होती है तब केवल और केवल मटेरियलिज्म, एक पूरा जड़वादी सिद्धांत वो सामने प्रकट हो जाता है, जिसके परिणाम हम लोग देखते हैं। उसके कारण जो मनुष्यता है बहुत ही क्रूड और अनरिफाइंड, बर्बर होने लगती है, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो हम लोगों को रिफाइन करती है। और अभी भी अगर हम देखें, जब चैत्य भाव जगता है या आध्यात्मिक चेतना जगती है, तो अपने आप वे भाग हमारे जो कठोर हैं, जो एक अब क्रूड शब्द को हम क्या कहेंगे, जो असुंदर हैं, उन सब के अंदर एक सौंदर्य बोध, एक समग्रता का बोध, ये मित्रता, करुणा, ये जागने लगती है, क्योंकि इसका परिणाम होता है जो हम भारतवर्ष में अभी भी देखते हैं व्याप्त। तो वो आई उसी धारा में भारतवर्ष को डुबोने के लिए भी, लेकिन वो डुबो नहीं पाई।
घूम के इधर उधर चली गई। इंडोनेशिया में इस्लाम चला गया, और जगहों पे चला गया, पता नहीं क्या हुआ कि भारतवर्ष में वो सिमट गया, और जो भी आया वो अपने भारत के कॉन्टैक्ट से चेंज होने लगा। तो ये भारतवर्ष की एक बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि ये बनी ही भूमि है फॉर द ग्रैंड एक्सपेरिमेंट ऑफ क्रिएशन। श्री अरविंद योगा एंड दिट्स ऑब्जेक्ट्स में ये बात कहते हैं कि प्रत्येक चतुर्युग के लिए, कालखंड के लिए भगवान एक विशेष भूमि को चुन करके रखते हैं उनके विशेष कर्म के लिए, और इस चतुर्युग में कम से कम वो भूमि भारत है। इन दिस 4 युगा, साइकिल ऑफ 4 युगा, इन दिस चतुर्युग एट लीस्ट दैट लैंड इज इंडिया। अब पहले चतुर्युगों में क्या था हम नहीं जानते, हो सकता है आर्कटिक एरिया हो जहाँ पे एक सभ्यता पनपी हो, जिसके बहुत सारे कारण है कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं कि शायद वहाँ पर एक सभ्यता पनपी थी, लेकिन आइस एज के साथ वो माइग्रेट होते हुए कुछ इधर गए उधर गए और इस पूरी लैंड में आए। वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, लेकिन एक पहले के भूखंड की हम नहीं जानते, ग्रेट फ्लड की बात होती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस चतुर्युग के लिए वो भारत है, इसीलिए इसको डिवाइनली चोजन कंट्री ये कहा गया है। अब वो अब लोग कहेंगे डिवाइनली चोजन कंट्री में ये क्या हो रहा है, तो पहले ये बात स्पष्ट हो जाए कि आप जैसे कोई भी आप परीक्षा देते हो, तो जो किंडरगार्टन का बच्चा होता है ना, उसके लिए बड़ी सरल सी परीक्षा होती है। उससे ये पूछा जाता है कि उसको वर्णमाला का ज्ञान है कि नहीं है, वो ABCD पहचान लेता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो PhD कर रहा है, तो अगर उससे पूछा जाए कि A का अर्थ क्या है, या हिंदी वर्णमाला ले लें, अ का अर्थ क्या है, तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि ये मेरी वर्णमाला का प्रथम अक्षर है, तो कहेंगे तो किंडरगार्टन में चला जा। अगर कोई सच में उस श्रेणी तक उठ गया है, तो वो कहेगा वो ध्वनि है जिससे सृष्टि का प्रारंभ होता है। ओम का प्रथम ध्वनि वहां से, तो ये उसका उत्तर होगा। वो ये उत्तर नहीं दे सकता कि वर्णमाला का ये फर्स्ट लेटर है आ। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारतवर्ष ने, चूंकि एक प्रकार से कहा जाए कि मानव समस्याओं में PhD के लिए एनरोल किया हुआ है, एनरोल नहीं किया है, चुना हुआ है उसको, इसलिए जो समस्याएं भारतवर्ष में आएंगी वो साधारण समस्याएं नहीं होंगी, वो असाधारण समस्याएं होंगी। और वे असाधारण समस्याओं का भारत को वह हल ढूंढना है जो बाकी संसार में वो हल नहीं मिल पाता आसानी से, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि कोई भी हल आपको ढूंढना है तो वो आपके अंदर वो ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, इसी को हम लोग थोड़ा सा अगर एक्सपैंड कर लें, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका हल कैसे ढूंढते हैं? एक तरीका है ढूंढने का कि अर्थ इज फ्लैट, सब लोग समान हैं। ये हल नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरह से फ्लैट कर देते हो हर चीज़ों को, तो वास्तव में आप उसकी डाइवर्सिटी को समाप्त कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, अभी भी हो रही है। इस्लाम में क्या हुआ? सब भाई हैं, लेकिन अब क्या हुआ? जो गैर इस्लामी है वो हमारा परम शत्रु है। आपने उसको फ्लैट करने की चेष्टा की। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये कठिन काम है। फिर एक दूसरी विचारधारा आई, जो कम्युनिज्म की विचारधारा आई, सब एक हैं लेकिन वो बायोलॉजिकली एक है। तो उसमें मनुष्य के अंदर जो एक अलग अलग दिशाओं में डेवलप करने की टेंडेंसी है, एक अलग चिंतन है, अलग रिलीजियस थॉट है, एस्पिरेशंस है, उनको समाप्त कर दिया गया। मॉडर्न वेस्टर्न धाराओं में एक लिबरल थॉट में ये प्रयास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठीक है हम सबको अपनी अपनी जगह देते हैं, सब आराम से रहो, लेकिन उसके लिए क्या उन्होंने उपाय बनाया, लेकिन आपको कानून के दायरे में रहना है। तो रीजन ने एक ऑर्डर बनाया, एक लॉ बनाई, नियम कानून, और इसमें आप कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये एक प्रकार से हमारे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो एनालिटिकल रैशनल थॉट पे चल रही है। तो इस कारण ये स्वाभाविक है कि जो वहाँ की मानसिकता होगी, जो एक व्यक्ति वहाँ पे ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, साथ में चूंकि ये भौतिकवाद की ओर ले जाती है, वो एक ऐसा थॉट है जिसके अंदर मेटीरियलिज्म तो प्रोमिनेंट है, स्पिरिचुअलिटी इज योर प्राइवेट पर्सनल मैटर। तो चूंकि आध्यात्मिक ऊर्जा का समावेश नहीं है सामूहिक जीवन के अंदर, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे देह आत्मबोध के चिंतन में बनने लगती है। तो प्रोफेस कितना भी कर ले कि इसमें सब एक हैं, सब समान हैं,
लेकिन वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए अध्यात्म बोध आवश्यक है। ये जो ओरिजिन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, एकम यद बहुधा, एकम बहुधा यद करोसी, जो एक है वो अनेक बनने की, वो जो ओरिजिनल वो थॉट है, आइडिया है, वो अध्यात्म बोध से प्रकट हुआ है। और बिना अध्यात्म बोध के ये संभव ही नहीं है कि आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी को पूरी तरह मैनिफेस्ट कर सको। अब ये तो 3 प्रमुख धाराएं हुई जो अपना काम करके वन कैन सी कि अब वो रिसीड कर रही हैं, दे आर गोइंग बैक, क्योंकि अब वो नहीं कर पाई जिस चीज़ को करने के लिए वो आई थी, वो यूनिटी नहीं क्रिएट कर पाई। इनफैक्ट दे बिकम ए फोर्स ऑफ डिसयूनिटी। अगर आज हम देखें तो हम देखते हैं कि वही शक्तियाँ जो निकली थी संसार को एक करने के लिए, और उसके पीछे भी बड़ी, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ कि ये जो क्रिश्चियन थियोलॉजी थी जिसके अनुसार जो वाइट्स हैं वो सुपीरियर हैं, ये उनकी थियोलॉजी में लिखा है, तो उनको ये भगवान ने हक दिया है, डिवाइन हैज गिवन देम द चार्ज, कि आप इन मूर्खों को सिखाओ, पढ़ाओ और अपने अंदर रखो। दैट्स हाउ ब्लैक लेबर स्लेवरी वाज जस्टिफाइड। तो वो एक अलग चिंतन है, हमें आवश्यकता नहीं है कौन क्या कर रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों धाराएं आर टेकिंग ए बीटिंग। ये राइटिंग इज ऑन द वॉल। इंपीरियलिज्म टूट गई, जो एक ऐसा राष्ट्र जो जिसके बारे में कहा जाता था सूर्य अस्त नहीं होता, अब वो प्रतीक्षा कर रहा है भैया रात हो गई और कितनी गहरी होगी, सूर्योदय कब होगा। और एक इससे बड़ी विडंबना क्या होगा कि जिस राष्ट्र पे राज्य किया उसी की एक पैदावार वहाँ पे प्रधानमंत्री बन गई है। तो ये एक बड़ी साफ दिख रहा है कि इंपीरियलिज्म का क्या हुआ है। वेस्टर्न थॉट जिसमें ये सारी चीज़ें थी, एक मेटेरियलिज्म के आधार पर, जड़ तत्व के आधार पर विज्ञान, जड़ तत्व के आधार पर खगोल, जड़ तत्व के आधार पर जो काफ़ी कुछ किया उसने। हिस्ट्री प्योरली बाय दी काइंड ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री जो मेटेरियलिज्म के आधार पर है, जिसके अनुसार अगर कोई पूछे कि भाई कृष्ण कौन थे, तो अगर प्योरली एक साइंटिफिक हिस्टोरियोग्राफी जिसको मॉडर्न उसमें कहते हैं, तो वो अगर लिखते या बीबीसी के कोई पत्रकार उसके बारे में कुछ कहते श्री कृष्ण कौन थे, तो कहते एक ग्वाले थे जिनका सरनेम ठीक ठीक मालूम नहीं, पर सिवा श्री कृष्ण यादव, और वो गाय वाय चराते थे, खूब बांसुरी बजाते थे, और कुरुक्षेत्र के वार में उन्होंने एक ड्राइवर के रूप में भूमिका निभाई थी, क्योंकि उसके पास वो दृष्टि नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो हिस्ट्री में, खगोल में, और ये सभी क्षेत्रों में, भाषा के क्षेत्र में, ये किसी चीज़ के रूट्स को नहीं जान पाए ठीक से, अपने ही रूट्स को भूल गए। अब देखिए अंग्रेज़ी की भाषा ऐसी है, उसके लैटिन में अगर वो जाएं और उसके रूट्स को पकड़ के रखें तो आप देखें कि संस्कृत, लैटिन, तमिल, इनके रूट्स हैं जो ब्रिज होते हैं, इवन ग्रीक भाषा में, लेकिन उन्होंने उसको खो दिया। तो उन्होंने वो आधार ही खो दिया जिसके आधार पर एकता हो सकती है। तो ये अटेम्प्ट, वो कहते हैं ना, पहलवान आए चले गए, दूसरे पहलवान आए जो इस्लाम के आए, भाई बंधु तो उन्होंने तो एकता, तो मतलब एकता के नाम पर जितना मार काट की है उसकी कोई मतलब गणना ही नहीं हो सकती है। और वो सब एकता के नाम पर, बंधुत्व, ब्रदरहुड, शांति के नाम पर, रिलीजन ऑफ पीस। लेकिन उस शांति, वो कौन सी शांति थी? शमशान और शव की शांति। सबको चुप कर दो तलवार के अधिकार, तलवार के बल पर, तो शांति हो जाएगी। ये तो उस तरह की चीज़ है, कोई टीचर बच्चे को कहे कि ना केवल तुम्हें हम क्लास से भेजेंगे, ना केवल हम मारेंगे, दंडित करेंगे, हम तुम्हें ख़त्म ही कर देंगे अगर तुम शोर करोगे, प्रश्न करोगे। तो ये तो वो विचारधारा आई, उसने भी अपना काम किया। नहीं, इट इज़ सीन नाउ, इट इज़ एविडेंट। ये कोई एक पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं है। तो अब वो भी हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में अब इस्लाम का जो अल्टीमेट उग्र रूप, जब असुर एक पीक पर चला जाता है तो इम्प्लोजन शुरू हो जाता है। तो वो देख रहे हैं लोग कि ये तो इम्प्लोड कर रहा है। और सच में हाल में एक बड़ा, एक कुछ पाकिस्तानी लोग भी हैं जो सुनते हैं ये और वहाँ पे टॉक्स को, और भी वो सुनते होंगे। सुना है श्री अरविंद की फिल्म को भी 23% लोगों ने पाकिस्तान में सुना। तो उसका एक परसों ही पत्र आया और उसने अपना नाम बदल करके करता है, लिखता है माँ के प्रति बड़ा खुला हुआ, वो माँ से प्रे कर रहा है, माँ पाकिस्तान इम्प्लोड कर रहा है, उसको पीड़ा हो रही है, कहीं ना कहीं जुड़ा है अपने राह से, देख रहा है इम्प्लोड कर रहा है। वहाँ भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया, श्री अरविंद के डिवोटीज, मुस्लिम पाकिस्तानी, जो चाहते हैं कि हम रिकनेक्ट करें वैदिक सिविलाइजेशन से, कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे। तो लेकिन ये चीज़ संभव नहीं हो पा रही है,
क्योंकि वो एक इस्लाम ने एक धारा ऐसी निकाली अपने अंदर से, वो उग्र उग्र प्रचंड अति उग्र होती हुई कि अब पूरा विश्व उसके विरोध में आ गया है। तो वो भी अपना कहते हैं ना, पहलवान आया, करतब दिखाए चला गया। फिर उसके बाद कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म ने क्या किया? यही काम किया, हम सबको सुख देंगे। कैसे सुख देंगे? हम सबको रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। अब मूलभूत उसमें एक जो मिस्टेक है वो ये है कि रोटी कपड़ा मकान से ही केवल मनुष्य नहीं सुखी होता। ये उन्होंने अगर क्राइस्ट जो ओरिजिनल सोशलिस्ट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, भारतवर्ष की सोशलिज्म ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे, उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट कह दिया था, मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि आपने रोटी कपड़ा मकान दे दिया, ये पशु को आप संतुष्ट कर सकते हो, उसको तो बेचारे को कपड़ा भी नहीं चाहिए वो एक रहने के लिए दे दो। तो वो मनुष्य को पशु की तरह है कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, आप संतुष्ट रहो। नहीं, वो तो एक बेसिक है, वो देना चाहिए, होना चाहिए हर मनुष्य के पास। लेकिन इसके आगे बहुत कुछ है जो मनुष्य एक्सप्लोर करता है। उसके अंदर एक अभिप्सा है। दिव्य जीवन में श्री अरविंद कहते हैं कि ये मनुष्य की विशेषता क्या है जिसके कारण वो एक साधारण वर्म की तरह नहीं है, कीड़े की तरह, और वह उसके अंदर एक दिव्य असंतोष है। और उस दिव्य असंतोष का यदि भरपूर फायदा किसी एक राष्ट्र ने उठाया है तो वो भारतवर्ष है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्टीमेटली ये सब यहाँ रुक जाती हैं, जो अंदर मिक्स भी करती हैं वो चेंज होने लगती हैं, और वो यहाँ की सभ्यता को, संस्कृति को नहीं नष्ट कर पाती हैं। उसका कारण यही है कि इंडिया इज़ ए डिवाइनली चोजन कंट्री है, देवभूमि है, और उसके अंदर वो चाबी है जो विश्व की उन मूलभूत समस्याओं को समाप्त कर सकती है जिससे मनुष्य ग्रैपल करता रहा है। लेकिन पहले ये तीनों पहलवान अब चले गए। अब हम देखते हैं कि एक बड़े सुंदर एक कवि ने लिखा है, सब नखत अमा के डूब गए। नखत इज नक्षत्र, अमा इज आसमान। सब नखत अमा के डूब गए, सारा आकाश तुम्हारा है। वो सूर्योदय की बात कर रहे हैं, अब तुम उगो। और ये भी हम देख रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि करीब 13 साल या 1000 वर्ष भी अगर हम लें, बट अगर ग्रीक इन्वेशन के टाइम से ले, हालांकि वो अंदर तक नहीं पेनेट्रेट कर पाए, तो इट वाज व्हेन अबाउट 1300-1400 ईयर्स बैक और मे बी लिटिल अर्लियर। तो उस समय से हम देखते हैं कि ये भारत के ऊपर आक्रमण होते रहे, लेकिन somehow or the other, इन सब के बावजूद 75 वर्ष में एक भारत के अंदर कोई चीज लग रहा है कि इंडिया का सूर्य ना केवल उदय हुआ है, बल्कि ये तो अभी तो केवल उदयाचल मेरा भाल देख वही हुआ है अभी। ये तो विश्व विराट हो रहा है। श्री अरविंद की अब वो पंक्ति याद आती है जब 1909 के करीब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि द सन ऑफ इंडियाज डेस्टिनी विल राइज एंड ओवरफ्लो इंडिया एंड ओवरफ्लो एशिया एंड ओवरफ्लो द वर्ल्ड। तो इसके प्रारंभिक संकेत तो वैसे हम देखें कि भारत का सूर्य फैलने लगा था ऑलरेडी। अगर हम जाएं तो देखते हैं कि आर्य सभ्यता के चिन्ह यूरोप में मिलते हैं, जिसके कारण अनफॉर्चुनेटली ये आर्यन इन्वेशन की थ्योरी, वो तो खैर पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, वो मिलते हैं चिन्ह, लेकिन वो वहाँ पे मूलभूत अवशेष नहीं है, वहाँ पे चिन्ह हैं, लेकिन सारे के सारे जो उसके ओरिजिन से जुड़ी चीज़ें हैं वो हमको भारत भूमि में मिलती है। वो एक अलग विषय है, वी विल डील विद इट व्हेन वी कम टू इट। तो अब मुख्य चीज़ ये है कि भारत भूमि एक विशेष प्रयोजन से बनी है, और ये हम सब जो भारतीय हैं हमको इस बात का स्मरण रखना है। अब आती है दो बातें जिसके बारे में आज हम लोग बात कर सकते हैं, वो है कि ज्योग्राफी और नाम। ज्योग्राफी यानी रूप, नाम और रूप, ये दो। तो नाम और रूप का कोई इम्पॉर्टेंस है, इम्पॉर्टेंस है। भारत में अगर हम देखें तो इवन एक अब देखिए, भारत तो यहाँ तक कहता है कि जब मनुष्य स्टैंड्स इरेक्ट, तो यानी इसमें भी एक कारण है, वो एक सिंबल है। तो नाम और रूप एक संकेत होते हैं, एक चिन्ह होते हैं, और ये चिन्ह इंपॉर्टेंट है। जैसे हर चीज, फ्लैग, आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये झंडा है, इसका क्या फर्क पड़ता है। झंडा एक चिन्ह है, वो एक आपकी राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है या एक पर्टिकुलर समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। तो नाम और रूप पे पहले आज हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो भारत भूखंड बना कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तो भारत नाम आया नहीं है, भारत भूखंड इस तरह से बना कि पहले एक पूरा सारा संसार एक था, और उसको पैंजिया के नाम से जाना जाता था। बाद में ये धीरे 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 पानी आता रहा, जल बीच में, और दो भाग बन गए, गोंड्सवाना लैंड और लॉरेशिया।
ये दो बने। लॉरेशिया अभी मॉडर्न यूरोप और एशिया बना। गोंड्सवाना लैंड में मॉडर्न, जिसको हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका कहते हैं, और जो लॉरेशिया उसमें अमेरिका, यूरोप और जो एशिया का भाग है, ऑल दिस वाज देयर एक्सेप्ट इंडिया। तो भारत का क्या हुआ? भारत करीब आई थिंक 200 मिलियन वर्ष पूर्व, ये अब ये भी देखिए एक दैवी घटना है, डिवाइन इवेंट है, कि वो गोंड्सवाना लैंड जो सदर्न पार्ट में, वहाँ से टूटता है और टूट के तैरने लगता है और ये वो समय है जब डायनासोर का समय है, और ये सब डायनासोर शायद एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन कुछ एक स्पेसीज थी। तो वहाँ से ये टूट के जो चलता है, चलता 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 तैरता हुआ, ये बड़ी द्रुत गति से जाता है। वैसे सब उस समय ड्रिफ्ट हो रहा था, लेकिन भारत का जो ये भूखंड है, उस समय भारत नहीं था ऑब्वियसली, ये 4 गुना अधिक गति से जा रहा था, मानो एक डिवाइनली इम्पेल्ड, और वो जाके टकराता है उस पार्ट से। अब ये क्यों ऐसा होता है, उसमें भी एक बड़ा अद्भुत रहस्य है। जब ये टकराता है उस भाग से जो आज हम नेपाल और चीन, जो जिस भाग से टकराता है, तो दोनों के मिलन से हिमालय प्रकट होता है, और अभी भी बन रहा है। हिमालय का बढ़ना अभी बंद नहीं हुआ है, थोड़े सेंटीमीटर से कितने सालों में बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तो वहाँ से हिमालय बना और तीनों तरफ समुद्र आ गया। तो भारत का जो सबसे पुराना वर्णन, वन ऑफ द पुराण, आई थिंक वायु पुराण है, आई मे बी मिस्टेकन, उसमें आता है कि जो हिमालय के नीचे और समुद्र के ऊपर, इन दोनों के बीच में जो प्रदेश है वो भारतवर्ष है। लेकिन ये बहुत बाद में आता है, पहले तो अभी हम लोग हिमालय पर ही टिकेंगे। अब ये फ्लोट इस तेजी से क्यों कर रहा था? यहाँ से देखिए, भारत के नाम की एक बड़ी इंटरेस्टिंग उपज है। तो ये फ्लोट क्यों कर रहा था? क्योंकि ये फ्लोट क्यों करते हैं, ये टूटते हैं क्यों? क्योंकि अंदर में टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, ये हम सब जानते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों हिलती हैं? क्योंकि अग्नि होती है अंदर। धरती के गर्भ में वही अग्नि छिपी है जो हमारे वेद ये भी कहते हैं कि जड़ तत्व में एक जड़ अग्नि है। हाउ डिड दे नो ऑल दिस? सो वही जड़ अग्नि धरती जो जड़ तत्व है उसके अंदर भी है। तो वो अग्नि भारत इस भूखंड के अंदर बहुत अधिक तीव्रता से जल रही है। तो बाकी जगह पर टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत क्रस्ट, बहुत मोटी है। अगर हम इसको आध्यात्मिक सिंबल से देखें तो अज्ञान की परत, ये सिंबॉलिकली बोल रहा हूं, बहुत मोटी है। और भारत भूखंड की जो ये परत है बहुत कम है, उससे करीब 4 गुना कम है। तो वो जो अग्नि है वो इसको फ्यूल की तरह काम करके ले जा रही थी। अब आते हैं भारत नाम पे। तो भारत नाम का अर्थ क्या है? अब वो क्यों पड़ा लीजेंडरी किंग, उस पर अब बाद में आएंगे। भारत नाम से 2-3 अर्थ लोगों ने बताने की चेष्टा की है। एक तो है भारत, वो एक थोड़ा स्ट्रेस है ज़्यादा लेकिन एक जो नाम है भारत, यानी भ एक रूट है, ज्ञान से संबंधित है, और उसमें जो रथ है वो भारत। लेकिन उससे भी अधिक जो उसके ओरिजिनल रूट भार, भ्र, भारिणी, ये सारे जब भ रूट से आते हैं, टू कैरी, टू बेयर। और उसमें जाएं तो व्हाट डज इट कैरी एंड बेयर? इट कैरीज फायर। अब देख लीजिए, भारत क्या है? इट इज दैट पार्ट जो अपने अंदर में अग्नि को धारण किए हुए है। अब देखिए कितना ये नाम, बिल्कुल अब वेदों में अग्नि की बात की जा रही है। और अगर किसी भी चीज को आज भी हम कहते हैं ना फायर, वेयर इज द फायर। इवन अब्दुल कलाम की किताब आई थी ना, विंग्स ऑफ फायर। फायर एक ऐसी चीज है जो हर लेवल पे ऑपरेट करती है। तो वो जो अग्नि है उसको धारण किए हुए जो भूखंड है वो भारत है। तो ये अब हालांकि इसको कहा जाता है लीजेंडरी किंग, वी कैन टॉक अबाउट दैट नेम लिटिल बिट, लेकिन वास्तव में मेरा अपना ये जो भाव है कि इस भूखंड को हो सकता है इंडिपेंडेंटली भी भारत कहा जाता हो कहीं ना कहीं। ये और ये हम देखते हैं कि दो, जहाँ तक मनुष्यों से जोड़ने की बात है तो भारत को 2 इतिहास में जोड़ा जाता है, 2 मनुष्यों से। एक है जो ऋषभ देव के बेटे हैं, जो जैन परंपरा में, जो श्री राम के भी शायद पहले हैं। अब मुझे जैन हिस्ट्री उतनी विस्तार से नहीं मालूम है, जैन फिलॉसफी मालूम है, लेकिन कहा जाता है कि वो ऋषभ देव के बेटे भारत, वो भी एक किंग रहे और उनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। लेकिन जो प्रचलित बात है वो प्रचलित बात है कि चंद्रवंशी
दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जिनके नाम पे कालिदास ने बहुत सुंदर महाकाव्य प्ले लिखा है, मस्ट रीड। मतलब जब मैंने पढ़ा था बड़ा आनंद आया था। वैसे तो कालिदास के सभी बड़े अद्भुत हैं, अनफॉर्चुनेटली ओरिजिनल संस्कृत में तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसका जो इवन जो श्री अरविंद ने इसको थोड़े उसके पोर्शंस ट्रांसलेट किए हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला की कहानी है, दुष्यंत राजा भटक के, देखिए ये कब की बात है। अगर हम जाएं राजा भरत की कहानी, मॉडर्न हिस्टोरियन बोलेंगे 5000 वर्ष पूर्व, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। 4500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण है, ये मोर और लेस फिक्स्ड है। आज वैसे कहा जाता है 5250वीं बर्थ वर्षगांठ है श्री कृष्ण की, तो अगर हम 5000 मोटा मोटी कहते हैं, कुछ तेरी न मेरी करके कर ले, तो राजा भरत चंद्रवंशी हैं, श्री कृष्ण भी चंद्रवंशी है। चंद्रवंशियों के कई ब्रांचेस निकलते हैं। अब देखिए यहाँ का इतिहास भारत का देखिए, लोग हमको इतिहास बता रहे हैं कि हम प्रिमिटिव थे। भारतवर्ष ने ओरल ट्रेडिशन से, चंद्रवंशियों के पहले सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी कौन है? जो इक्ष्वाकु क्लैन के हैं। इक्ष्वाकु कौन है? सोलर डायनेस्टी, जिसने वो स्वयं सन गॉड, उनसे मनु, और मनु से ये इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु, उनकी जब कहानियां आप पढ़ेंगे तो इतने इंस्पायर्ड होंगे। यानी मेरे हिसाब से करीब 20,000 ईयर्स कोई सभ्यता इतनी विकसित थी जहां राम जैसे मनुष्य थे, जो वास्तव में उनके बारे में अगर कोई शब्द सबसे सटीक है तो मर्यादा पुरुषोत्तम। समुद्र जैसा उनका विशाल हृदय है, समुद्र जैसे उनका बल है, सूर्य जैसा तेज है, मर्यादा। लेकिन देखिए ये अद्भुत बात है श्री राम की। तो श्री राम, लेकिन उस समय भारत को भारत नहीं कहा जाता था, आमतौर पर जम्बूद्वीप कहा जाता था, लेकिन उन्होंने आर्यवर्त, उस समय से हम देखते हैं कि एक आर्य सभ्यता जन्म लेती है। जब हम लोग रामायण की बात करेंगे तो ये बात करेंगे। तो पूरे सूर्यवंशी की लीनियज चलती है, कई राजा उसमें आते हैं, इक्ष्वाकु, सगर आते हैं, दिलीप आते हैं, शिवी आते हैं, हरिश्चंद्र आते हैं, अनेकों अनेक कई सारी 10-15 लाइन, आई थिंक 15 लीनियज है। तब राजा रामचंद्र आते हैं, दशरथ के पुत्र आते हैं, अज आते हैं, तो अज के ग्रैंड चाइल्ड हैं राजा राम। उसके बाद में लवकुश, और फिर वो एक लाइन डिस्पर्स होती है। फिर जो राज्य करते हैं वो चंद्रवंशी। नाउ लुक एट द टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री, इट्स माइंड बॉगलिंग एंड आई वोंट इवन ट्राई टू मेक ए गेस। अब चंद्रवंशियों में प्रारंभ कहाँ से होता है? बुद्ध, और बुद्ध कौन है? चंद्रमा के पुत्र है, सोम। और किससे उनका विवाह होता है? इला। सो इला इज द गॉडेस ऑफ इंट्यूशन। इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेयर डिलाइट एंड इंट्यूशन दे मीट टुगेदर। और चंद्रवंशियों में ये लीनियज चलती है। अब ये लीनियज जो चलती है, इला वेरी इंटरेस्टिंगली इज बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। इट्स वन गॉड, अ गॉडेस हु कैन इंटरचेंज। तो वहाँ से जो लीनियज चलती है उसके 3 भाग होने शुरू हो जाते हैं। उनमें एक यदुवंशी होते हैं। यदि यदुवंशियों में श्री कृष्ण आते हैं। कब आते हैं श्री कृष्ण? ही इज ए लिटिल एल्डर, ऑलमोस्ट पांडवों के समकालीन है। कुंती उनकी बुआ है और पांडवों की माता है। पांडवों के पहले अगर हम देखें जो कुरुवंश है, ये यदुवंश, कुरुवंश, और एक जो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जरासंध का जो एक लीनियज होती है, तो छेदी नरेश इत्यादि, वो सारे उसमें आते हैं। तो अब इनमें अगर हम देखें तो इनके भरत कहाँ पर आते हैं? तो पांडु के अगर हम ट्रेस करें, कुरुवंश इनके पहले जो होते हैं विचित्रवीर और धृतराष्ट्र, पांडु उनके पहले विचित्रवीर के पहले भीष्म के पहले शांतनु के पहले ययाति, पुरु इत्यादि, उनके पहले भरत। सो दिस इज द लीनियज ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। हिस्ट्री यहाँ समाप्त नहीं होती, लेकिन अब भरत के नाम से ये भूमि का नाम दिया गया है। व्हाट आर स्पेशल थिंग्स अबाउट भरत? बड़े अद्भुत। एक तो उस समय लोग कहते हैं नारी का स्थान ऐसा है भारतवर्ष में कि जिनके नाम से ये लैंड जानी जाती है, भूखंड, उनकी संतान के नाम से। या हम कहें भरत की माँ की, ही वॉज, अगर हम मॉडर्न लिबरल लैंग्वेज में कहें तो इलेजिटिमेट आउट ऑफ वेडलॉक चाइल्ड। इलेजिटिमेट नहीं, आउट ऑफ वेडलॉक चाइल्ड, जिसकी लेजिटिमेसी के लिए जब वो अपने ऋषि पिता तो चले गए थे, पिता माता, लेकिन शी वॉज ब्रॉट अप बाय कण्व ऋषि। तो कण्व ऋषि से पूछती हैं कि मैं क्या करूं? कहती शोकाकुल मत हो, गो एंड क्लेम।
और अगर आप पढ़ें अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें जो संवाद है, व्हाट ए फायर! वो नारी है, मतलब आपको लगता है कि ये तो अग्नि है। वो जिस तरह से दुष्यंत के सामने वार्तालाप करती है, एक आश्रम में पली बड़ी नारी अपने पुत्र को क्लेम करने के लिए, जब कोई डीएनए टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और राजा कहता है मैं तो भूल गया, मैंने तुमको निशानी दी थी, कहाँ गई वो निशानी? और ये आती हैं, रुष्ट होके आती हैं, श्राप दे करके आती हैं। बाद में वो सारी कहानी होती है, वो सब हम सब जानते हैं, शायद वो अलग एक धारा है। वो नहाने गई थी तो चली गई थी, मछली ने उसको निगल लिया था, अंगूठी को, जो राजा दुष्यंत ने दिया था एज ए रिमेम्बरेंस, एज ए साइन। और फिर वो बाद में मछली पकड़ी, मछुआरे ने काटा, देखा उस पर तो ये रॉयल सील है, दुष्यंत को ले जाते हैं तो उनको याद आता है। अब देखिए राजा भी कैसा है, अब ये हमारे पूर्वज हैं, बड़ा गर्व होता है मुझे तो राजा को जब मिलता है, पता चलता है, तो ही कोड़े से ठीक है चली गई, कोई बात नहीं है कौन, वो तो गरीब घर मतलब शी ऐसे विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हैं, पर अब विश्वामित्र अपने ध्यान में चले गए, मेनका स्वर्गलोक में चली गई, ये केणव ऋषि के आश्रम में, ये उनको क्या दे सकती हैं? तो ही जस्ट कुड हैव इग्नोर्ड, बट लुक एट द प्रॉमिस। ये पूरी इक्ष्वाकु वंश की यही बात आती है कि रघुकुल रीत, रघु भूल गए हम उनका नाम, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये थे हमारे पूर्वज 20,000 साल पहले, जब कौन सी सभ्यता कहाँ थी। तो वहाँ से ये जो आते हैं वो अंगूठी लेके, तो अब इनको कैसे पता चले कि भाई कहाँ है, कौन मेरा बेटा, पहचानते कैसे हैं? भरत के बारे में कहानी कही जाती है, जब ये 5 साल का भरत थे तो वो खेलते थे सिंह के शावकों के साथ और उनको हरा देते थे। जो मैंने जो सबसे पहली कहानी भरत की पढ़ी थी, यही पढ़ी थी कि सिंह के शावक का मुंह खोल के, मैंने कहा ये बड़ी इंप्रेसिव चीज है, क्या बात है। तो ये ऐसे थे भरत, और तब वो पहचानते हैं और उनको किंग बनाते हैं। तो अब ये राजा भरत की दूसरी बड़ी अद्भुत बात है, इनकी रानी के द्वारा आई थिंक 2 और 3 मैरिजेस हुई, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनके 9 बच्चे हुए। अब देखिए, लोग कहते हैं डेमोक्रेसी की बात और जातिवाद, आजकल परिवारवाद की बड़ी बात चल रही है, परिवारवाद, जातिवाद, डेमोक्रेसी की बात। जो ओरिजिनल भरत जिनके नाम से भारतवर्ष है, उन्होंने कैसे चुना अपने 9 बच्चों में से कौन उत्तराधिकारी होगा? उन्होंने एक को भी नहीं चुना, बिकॉज ही फाउंड नन ऑफ देम इज सूटेबल। किसको चुना? एक ऋषि के पुत्र को चुना। दिस इज इंडिया, दिस इज भारत। और ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ये इंस्पायर करती है स्टोरी कि भाई उन्होंने परिवारवाद को रिजेक्ट किया, उन्होंने कोई वोटिंग नहीं कराई, उनको पता है कि ये कहाँ से चुनेंगे, उन्होंने चुना। लेकिन उनका आधार देखिए कि उन्होंने एक ऋषि पुत्र को चुना, अब नाम मुझे स्मरण नहीं है, वो पुत्र फिर लीनिएज चलाता है और एक से एक राजा होते हैं। तो भारतवर्ष का नाम तब से उनके नाम से, अब उनकी जो ट्राइब्स हुई भारत की, वो उस समय 5-6 ट्राइब्स कहा जाता है, तो उसमें से एक जो थी भरत की ट्राइब थी, जो जिसका ऋग्वेदों में वर्णन है। तो इस ट्राइब कैसे प्रोमिनेंट हुई? अब बहुत से राजा थे, चक्रवर्ती थे, भरत के बारे में कहा जाता है पहले चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उन्हीं की ट्राइब को भारत माने उनकी ट्राइब से जो निकले थे लीनिएज, जैसे जनक की लीनिएज को कहा जाता था। तो ये जो थे, इनको एक वेदों में, ऋग्वेद में एक वर्णन आता है, 10 राजने, जिन्होंने 10 राजाओं को एक साथ डिफीट किया था। वो चाहते थे, जैसे आज हम देखते हैं कि मॉडर्न राजा, 10 राजा जो आ करके डिफीट करना चाह रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो उस समय भी राजा भरत जो धर्मनिष्ठ थे, जो एक अद्भुत आधार पे आप सोच लीजिए, जिन्होंने अपने वंशज किसको चुना, अपने उस वंश को नहीं, बल्कि प्राथमिकता दी कि ये राष्ट्र को कैसे चलेगा। राष्ट्र बोल के नहीं था, लेकिन इस भूखंड को कौन मैनेज करेगा। तो वह राजा, उस पर उन्होंने अटैक किया और इन्होंने उन 10 राजाओं को हराया। तो तब ये बड़े फेमस हो गए, और तब ऋग्वेद में हम पहली बार देखते हैं कि भारत नाम आता है। तो ये है भारतवर्ष के नामकरण की कहानी।
व्हाट ए ग्रैंड ओपनिंग सीन. सावित्री में एक पंक्ति याद आती है मुझे. इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक. Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stressed immobile across silence march. अब इस पंक्ति को मैं इससे जोड़ता हूँ. वह क्षण कालखंड जब सर्वत्र अंधकार था, अंधकार अंधकार से ढका हुआ था. और ये आप पढ़ लीजिए कहीं पर हिस्ट्री, आप चले जाइए लैटिन अमेरिका चले जाइए, कहीं की हिस्ट्री है भी नहीं. कौन थे वहाँ, आदि मानव थे, कुछ इन्होंने ही नष्ट कर दिए, वो एक अलग बात है. लेकिन भारतवर्ष में ये हिस्ट्री ओरल ट्रेडिशन से तब से कंटिन्यूअस है. चाइनीज ने भी अपनी हिस्ट्री को रखा है, लेकिन नॉट सो फार बैक एज भारतवर्ष. और जब सब जगह अंधकार था, जहाँ देव सो रहे थे, डिवाइन इवेंट, एक घटना घट रही थी. कहाँ घट रही थी? डिवाइन इवेंट एक भूखंड पे घट रही थी. और वो भूखंड कौन सा था? जिसको आज हम कह सकते हैं भारत. दैट वाज इंडिया, और भारत दैट इज इंडिया. और वास्तव में ये भूखंड में कौन हम देखते हैं? माँ सावित्री के रूप में माता जननी का अवतरण. सावित्री सत्यवान की कहानी देख लीजिए. महाभारत में नरेटेड है ये कहानी, कि वैदिक काल की कहानी. अब मैं हिस्ट्री के वो माथापच्ची डेट्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक अलग विषय है. लेकिन इस तरह से जहाँ सावित्री, शकुंतला से लेके अगर आप सावित्री की तक की यात्रा देखें, नारी का गौरव, नारी का सम्मान, जहाँ के राजा ऐसे थे कि वो ना केवल वीरवान और शौर्यवान थे, कि वो राष्ट्र या जो भी भूखंड उनके अधीन था, राज्य था, उसको वो इतने अधिक, जिसको सच मायने में कहा जाए धर्मनिरपेक्ष नहीं, मैं एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं, धर्म सापेक्ष थे. इन द रियल सेंस वो धर्म से विमुख होकर कार्य नहीं करते थे. और इसलिए वो अपनी संतान में किसी को नहीं चुनते हैं, बल्कि एक ऋषि की संतान को बुला के बैठाते हैं. उनके हम वंशज हैं. और ये जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम भविष्य की ओर जाना चाहते हैं तो हमको वो भूल नहीं करनी चाहिए जो भूल इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने की है. उन्होंने अपने पास्ट को मिटा दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ? उनके अंदर भविष्य की ओर जाने की ऊर्जा नहीं बची. आपको पास्ट को, प्रकृति क्या करती है इवोल्यूशन में? पास्ट को इंटीग्रेट करती है टुवर्ड द न्यू क्रिएशन. भारतवर्ष में ये हुआ है. ये हम देखें कैसे भारतवर्ष में बहुत, ये नहीं स्टैटिक नहीं है, भारतवर्ष तो इवोल्यूशन में विश्वास करता है, लेकिन वो पास्ट को इंटीग्रेट करता ले आया आज तक. तो आज चंद्रयान के पहले भी हम लोग, सारा पास्ट हमारा इंटीग्रेटेड है विद द फ्यूचर. लेकिन उन्होंने पास्ट को मिटा दिया, या तो बुत परस्ती या पेगनिज्म कह के. और उसके परिणाम ये हुए कि वो एक वैक्यूम में ये पूरा जो एक इनका वो चला. कम्युनिज्म तो जो मॉडर्न कम्युनिज्म है, वेदांतिक कम्युनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो वैसी वैक्यूम में एक ऐसी फिलॉसफी की रिवोल्यूशन इज ब्रॉट बाय द बैरल ऑफ गन्स. वो तो अपने आप में एक उनका पास्ट तो वास्तव में पशु वाला पास्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो वो तो कोलैप्स होना ही है. लेकिन भारत ने ना केवल अपने पास्ट को प्रिजर्व रखा. इसीलिए जब लोग कहते हैं वाई वी आर लुकिंग टू द पास्ट, वी आर नॉट लुकिंग टू द पास्ट टू गो बैक टू द पास्ट. We are looking to the past so that we can build a greater and better future. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, break the molds of the past, but keep intact its spirit, otherwise thou hast no future. Molds क्या होते हैं? बाहरी फॉर्म. तो वो तो चले ही गए. अब ये थोड़ी कि हम धोती ही पहनेंगे, ये नहीं है. उस समय ठीक है, वो जो भी चीजें थी बाहरी मोल्ड. अब यज्ञ का रूप बदल गया, बाहर के यज्ञ अब अंदर के यज्ञ हो गए. तो बाहर के मोल्ड्स तो जाएंगे, राजा का जो एक कंसेप्ट था वो चीज़ें जाएंगी, लेकिन स्पिरिट क्या थी उसको हमको प्रिजर्व करना है, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है. और भारत की स्पिरिट क्या है, भारत की आत्मा क्या है, इसकी बात हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे. जय माँ भारती.